गुड। ओके, तो मैं ज़रा भी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको स्टेज देता हूँ, ताकि आप हमें बता सकें लैंडेड कॉस्ट के बारे में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Amar, I think there is some connectivity issue. आई कैन हियर यू। Hello, Amar. Hello. Okay, so welcome to all of you, and thank you for joining this session. And I'm very glad that this event has been organized by Urdu Hindi community. This is event is very helpful, और इस तरीके से इवेंट है हमारी जो नॉर्मली गैप था कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग शेयरिंग अपनी नॉलेज शेयरिंग नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा इस कम्युनिटी के थ्रू हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स मौजूद हैं जो अपने एक्सपर्ट नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बड़ी हेल्पफुल होती है ये। Alright, so without wasting the time, I'm just going to explain what I'm going to cover in today topic. So today I'm going to cover the Explore Landed Cost module D365 जो कि Microsoft ने recently launch किया है. So आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद, वेलकम कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त इस सेशन के लिए निकाला और इसको ज्वाइन किया. So before starting the a little bit introduction about myself. My name is Mohammad Shoaib Hussain, and I'm working in System Limited since 2015, and I have around more than 5 years of experience on Dynamics 365. और जो मेरे कोर एरिया हैं यानी कि D365 में मैं जिन कोर एरिया पे काम करता हूँ वो नॉर्मली सप्लाई चेन, प्रोडक्शन प्लानिंग, रिटेल और फाइनेंस के ऊपर मैं नॉर्मली काम कर रहा होता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई आल्सो रहे हैं वो टॉपिक है लैंडेड कॉस्ट मॉड्यूल इन D365, जो कि एक बहुत बड़ा गैप था हमारे डायनामिक्स की एप्लीकेशन पे, या अगर जिन लोगों ने AX 2012 यूज़ किया था या इस मॉड्यूल से पहले D365 को यूज़ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता था कि एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर सकें या अपनी आइटम की लैंडेड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं प्रॉपर कैलकुलेट कर सकें. So today I'm going to cover के माइक्रोसॉफ्ट ने क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नीड थी, और इस मॉड्यूल से पहले माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट थी एक्स 2012 में या D365 में क्या-क्या गैप था. सो स्टार्ट जो हम करेंगे वो बेसिकली एक लैंडेड कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे. पहले हम समझेंगे कि लैंडेड कॉस्ट बेसिकली कहते किसको हैं और लैंडेड कॉस्ट का पर्पस क्या है. उसके बाद इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी पे हम बात करेंगे, इनको टर्म्स पे बात करेंगे, और मैंने जो इसके सेटअप्स हैं, ठीक है, मैं इसके सेटअप्स के थोड़े गो थ्रू भी दूँगा आपको कि अगर आप लैंडेड कॉस्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या लैंडेड से कॉस्टिंग सेटअप आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. इसके अलावा हम फिर 2 एंड टू एंड डेमोंस्ट्रेशन सिनेरियो भी देखेंगे कि हमारे पास लैंडेड कॉस्ट किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कैप्चर करेगा इस मॉड्यूल को इनेबल करने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ओवरव्यू ऑफ लैंडेड कॉस्ट. बेसिकली लैंडेड कॉस्ट का पर्पस ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई आइटम परचेज करते हैं, ठीक है, आपका कोई वेंडर है, आप जिससे डीलिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि बेसिकली आप एक बात करते हैं कि ठीक है, मैं एक आइटम है, ठीक है, जो कि मुझे इंपोर्ट करना है चाइना से न्यूजीलैंड या चाइना से ऑस्ट्रेलिया. तो जो आपका वेंडर होता है वो वेंडर आपको एक प्राइस कोट करता है. अब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो जो आप डील कर रहे हैं अपने वेंडर के साथ वो किस टर्म पे डिपेंड करती है, जिसको हम नॉर्मली इनको टर्म्स भी कह रहे होते हैं या AX में इसको डिलीवरी टर्म भी कह रहे होते हैं. तो बेसिकली लैंडेड कॉस्ट है क्या? फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम परचेज़ किया या एक डील करी मैंने अपने वेंडर के साथ. वेंडर ने मुझे उस परचेज़
ने अपनी प्राइस बताई, लेकिन अब मेरे यहाँ पे डिपेंड करता है कि मेरे इसमें कितने अदर चार्जेस हो सकते हैं। लाइक अगर मैं $100 की उससे प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ और उस वो चाइना में मेरा वेंडर बैठा हुआ है और मुझे न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान में उस आइटम को इंपोर्ट करना है, तो डेफिनेटली मुझे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसमें मेरे शिपिंग चार्जेस आ रहे होते हैं, जिसमें मेरे इंश्योरेंस चार्जेस आ रहे होते हैं, कस्टम की ड्यूटीज आ रही होती हैं, टैक्स आ रहे होते हैं। तो उन सब चार्जेस को मिला के वो नॉर्मली क्या होते हैं कि आपकी कॉस्ट का इसमें जो कॉस्ट का पार्ट का फैक्टर है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि आपके पास जो कॉस्ट है, ठीक है? वो कॉस्ट है किस टाइप की कि वो कॉस्ट रिकवरेबल है या उसको रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई टैक्स पे किया है अपनी कोई इम्पोर्ट करने के लिए, तो उस कॉस्ट को क्या मैं अपनी लैंडेड कॉस्ट का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है? इसका डिसीज़न ये होता है कि अगर जो थंब रूल है, सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर जो कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हैं, तो वो उस लैंडेड कॉस्ट का पार्ट नहीं वो आप अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल देके समझते हैं कि हमारे पास एक जो वेंडर था, उस वेंडर ने हमसे जो डील करी वो ₹100 आइटम्स की डील करी, ठीक है? अब उसको लाते-लाते मुझे कुछ इंश्योरेंस पे करना पड़ा, ठीक है? अब इंश्योरेंस जो है वो मैं उस आइटम को लाने के लिए जो इंश्योरेंस फीस पे कर रहा हूँ, सी फीस पे कर रहा हूँ, वो मैं रिकवर नहीं कर सकता, ठीक है? इसके अलावा फिर मैं कुछ डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग चार्जेस वो मैं रिकवर नहीं कर सकता। वो मेरे पास से अगर गया है तो मैं किसी भी टर्म से उसको रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन इम्पोर्ट टैक्स जो होता है तो वो मैं बाद में क्लेम कर सकता हूँ, सही है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक आइटम लिया ₹100 का, उसमें मैंने ₹20 की शिपिंग चार्जेस लगाए और ₹30 की या $30 की मैंने क्या कहते हैं इंश्योरेंस चार्जेस लगाए और ₹50 या $50 मैंने उसकी टैक्स पे किया। तो अराउंड मैंने इस इन्वेंटरी को अपने शिपर से लेके अपने मेन वेयरहाउस तक लाने में ऑलमोस्ट 200 रुपए मैंने पे कर दिए, ठीक है? अब जैसे उसने इन्वेंटरी देनी थी और शिपिंग तक पहुँचानी थी, उसके बाद शिपिंग को मुझे अपनी पोर्ट या अपने वेयरहाउस तक लाने में जितनी भी कॉस्ट लगी, वो मैंने पे करी, ठीक है? अब उस कॉस्ट को अब आइदर या तो मैं उसको आइटम का पार्ट बनाऊँगा या फिर मैं उसको आइटम का पार्ट नहीं बनाऊँगा। इसका डिसीज़न कैसे लेना है कि अगर आपने वो कॉस्ट कवरेबल है, तो वो आप क्या कर सकते हैं कि उसको रिकवर कर सकते हैं टैक्स के थ्रू, तो आप उसका पार्ट नहीं बनाते। लेकिन जैसे 150 मैंने बताया कि ₹30 और ₹30 मैंने शिपिंग चार्जेस दिए और ₹20 मैंने इंश्योरेंस चार्जेस दिए, वो मैं रिकवर नहीं कर सकता। उन ₹50 को अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाऊँगा और मैं ये बोलूँगा कि मुझे परचेज़ प्राइस ₹100 की पड़ी ति और ₹50 मेरे पास एक्स्ट्रा चार्जेस आए जो कि रिकवर नहीं कर सकता था। वो भी मैं उसका कॉस्ट का पार्ट बनाऊँगा, लेकिन जो ₹50 मैंने गवर्नमेंट को दिए हैं एज़ अ टैक्स, तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, तो मैं उसको बाद में कर लूँगा रिकवर, ठीक है? तो नॉर्मली लैंडेड कॉस्ट की जो नॉर्मल डेफिनिशन है, जिसमें एक बहुत अच्छी यहाँ पे डायग्राम बताई हुई है कि आपने प्रोक्योर किया $1000 का, आपने इंश्योरेंस पे किए 100 यूरो, फिर आपने कंटेनर की शिपिंग चार्जेस बताई $100 और टैक्स 50 मसला ये होता था कि हम क्या कहते हैं कॉस्टिंग सही नहीं कर पाते थे फॉर द इम्पोर्ट आइटम। उसके रीज़न क्या था, हम लोग चार्जेस लगाते थे, उसकी फिर डिवीज़न नहीं होती थी लाइक कि अगर मैंने 2 आइटम प्रोक्योर किए या इम्पोर्ट किए, वो आइटम इम्पोर्ट करने के बाद मुझे उसकी ब्रेकअप अगर मैंने 2 आइटम प्रोक्योर किए, ₹200 का फिक्स्ड कॉस्ट मैंने दी। अब मैं उसको किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ठीक है? एक तो ये चैलेंज आता था, फिर उसकी एडजस्टमेंट का इश्यू आता था कि चार्जेस थे $200 या ₹200, लेकिन जो मेरे पास एक्चुअल फ्रेट बिल आया वो 300-350 आया, ठीक है? तो उसकी फिर एक एडजस्टमेंट का भी एक इश्यू होता था, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट थी लैंडेड कॉस्ट वो बड़ी हिलते रहती थी और बड़ा इश्यू होता था इसको अपनी एप्लीकेशन में मैनेज करना। लेकिन आफ्टर दिस मॉड्यूल आपके पास बहुत अच्छा बेनिफिट होगा और आप अपनी लैंडेड कॉस्ट को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बेसिक फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है वो एक तो ये है कि आप इसमें लैंडेड कॉस्ट बिफोर
है तो उसकी जो चार्जेस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका भी माइक्रोसॉफ्ट ने अब ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट या वॉल्यूम या पीसेस के अगेंस्ट आप अपनी जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे सिनेरियो में देखेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो अपना इन्वेंटरी वैल्यूएशन मॉडल जो सपोर्ट कर रहा है वो फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, मूविंग और मॉड्यूल इनेबल हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ये मॉड्यूल ट्रांसफर ऑर्डर के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि अगर आपकी ट्रांसफर हो रहे हैं एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तो आप उस पे भी अपनी कॉस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? इससे इस मॉड्यूल से पहले क्या होता था, लोग नॉर्मली अगर बहुत अच्छी सप्लाई चेन मैनेज कर रहे होते थे सिस्टम में तो टीएमएस का मॉड्यूल या ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल को यूटिलाइज करते थे, लेकिन वो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता था मैनेज करना। तो इस मॉड्यूल के यूज से आपको क्या हो सकता है कि आप बहुत इजीली अपनी लैंडेड कॉस्ट अच्छे तरीके से सिस्टम में मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, वो चाइना से न्यूजीलैंड जानी है, ठीक है? तो एक लंबा सफर है, ठीक है? तो हम इसको वॉयज को एक डेस्टिनेशन कह सकते हैं, जिसमें आप या एक आप शिप भी कह सकते हैं, लेकिन वो वेसल्स के तौर पे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं। शिपिंग कंटेनर क्या होता है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो किसी पर्टिकुलर कंटेनर के थ्रू आ रही होती है, और या आपका जो आपने इन्वेंट्री मंगवाई है, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी कंटेनर का पार्ट होती है, उसके अंदर आ रही होती है। अब उसमें में मल्टीपल कंटेनर भी हो सकते हैं और एक कंटेनर भी हो सकता है, ठीक है? ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से आपकी शिपिंग कंटेनर टाइप आप बता सकते हैं कि ये जो आपका कंटेनर टाइप है वो कौन सा है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे इंपोर्ट के केस में कंटेनर की टाइप्स हमारे पास फिक्स होती है कि हमारे पास एफटीएल वाला कंटेनर आरएलटीएल आ रहा है, या फिर इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है उस कंटेनर की टाइप आप मेंटेन कर सकते हैं। अदर देन दिस, इसमें कॉस्ट टाइप बता सकते हैं कि कॉस्ट टाइप कौन-कौन सी हो सकती है, जिसमें हम बता सकते हैं इंश्योरेंस टाइप हो सकती है, चार्जेस हो सकते हैं, फ्रेट चार्जेस हो सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, वेसल आप शिपिंग की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट। एक नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो रिस्क होता है, रिस्क ट्रांसफर हो रहा होता है आपकी बेसिकली क्या कहते हैं, जब आप इन्वेंट्री रिसीव कर लेते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं, आपने एक्चुअल इन्वेंट्री ली नहीं है, लेकिन आपको वेंडर को इनवॉइस भेजनी होती है, तो उस केस में गुड्स इन ट्रांजिट का भी एक ऑप्शन है। लैग क्या होती है, आपकी मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं, यानी कि एक वेजल है वो सॉरी एक वॉयज है वो पहले एक डेस्टिनेशन है जो कि चाइना से आके न्यूजीलैंड जानी, एक लैग हो गई, फिर दुबई से फिर आपकी न्यूजीलैंड जा रही होगी तो दूसरी लैग हो गई, ठीक है? इसी तरीके से जर्नी टाइम रेट है, जर्नी टाइम रेट में आप बता देंगे कौन-कौन सी आपकी लैग कवर अप हो रही होती है। अच्छा, इसकी कुछ इनको टर्म्स पे जो हमारी नॉर्मली इंपोर्ट हो रही होती है, वो बेस ऑफ इनको टर्म्स हो रही होती है कि चार्जेस कौन बियर करेगा, जिसमें नॉर्मली एफओबी, सीएफआर वगैरह यूटिलाइज हो रही होती है। अच्छा, बेसिकली अब इसके जो सेटअप्स होते हैं नॉर्मली हमें सिस्टम में कौन-कौन से सेटअप्स करने होते हैं, मैं तो मैं इनेबल करना है तो सबसे पहले आपने फ्यूचर मैनेजमेंट के मॉड्यूल में जाना है, और फ्यूचर मैनेजमेंट में जाके सबसे पहले आपने लैंडेड कॉस्ट का एक मॉड्यूल है उसको आप इनेबल करेंगे। जस्ट अ सेकंड, इट टेक्स सम कपल ऑफ मिनट्स। अरे ओके, सो आपने फ्यूचर मैनेजमेंट में जाके सबसे पहले यहाँ पे लैंडेड कॉस्ट इनेबल करना है। लैंडेड कॉस्ट अगर आप लिखेंगे तो ये आपको फीचर मिल जाएगा, इसको आप सबसे पहले इनेबल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें एक इनेबल किया हुआ है तो इसमें डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आपने जो दूसरे जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मॉड्यूल आ जाएगा दैट इज कॉल्ड लैंडेड कॉस्ट, ठीक है? अब इस लैंडेड कॉस्ट का जो मॉड्यूल आ जाएगा इसमें कुछ बेसिक सेटअप्स होते हैं जिसको हम ओवरऑल देखते हैं कौन कौन से सेटअप करने की नीड होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो रहे होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आप जो मेन चीज़ होती है कॉस्टिंग कॉस्ट टाइप या कॉस्ट कोड कहलाता है, ठीक है? जिसमें आप बताते हैं कि मेरे पास कितने टाइप की कॉस्ट कैटेगरी है, इट्स जस्ट मोर लेस चार्जेस कोड जिसका सेटअप है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्लियरिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है जो कि लैंडेड कॉस्ट करने इनेबल करने के बाद आपके पास आएगा। और जैसे मैंने आपको की कॉस्ट होती है जो कि कुछ पार्ट बनती है आइटम का, कुछ नहीं बनती। अगर वो कॉस्ट आइटम का पार्ट नहीं बनती, तो यहाँ पे आपको आइटम के बदले जीएल या वेंडर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस चार्जेस कोड को आइटम का पार्ट बनाना है, तो ये मैंडेटरी है कि आप इसको आइटम लें। इसके अलावा आपको एक और सेटअप जो मैंडेटरी सेटअप्स करना है, वो बेसिकली आपका ऑटो कॉस्ट चार्जेस होगा, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शिपिंग कंपनी है, शिपिंग कंपनी एक एज अ ये मेरा शिपिंग वेंडर है या मेरा फ्रेट फॉरवर्ड है। अब जैसे कि मेरे पास ये शिपिंग कंपनी है, ठीक है? अगर मैं इसके वेंडर पे जाता हूँ, ये यहाँ पे शिपिंग कंपनी में आ क्यों रहा है ये? बेसिकली जब आप वेंडर बनाएँगे और वेंडर को आपने बताना है कि ये मेरा शिपिंग वेंडर है या फ्रेट फॉरवर्डर है, तो आप यहाँ पे जाके मिसलेनियस पे जाके इसकी एक टाइप है शिपिंग टाइप, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि बताएँ कि ये मेरा जो वेंडर है वो शिपिंग कंपनी है या कस्टमर ब्रोकर है, एजेंट है। अभी मैंने यहाँ पे शिपिंग कंपनी सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एज़ शिपिंग कंपनी सिलेक्ट कर। अगर मेरे पास ये शिपिंग कंपनी नहीं होती उस पे वेंडर पे, तो ये मेरे पास कोई भी वेंडर का डेटा नहीं आ रहा होता। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ अपने चार्जेस के सेटअप्स बनाए हुए हैं कि मेरे पास कुछ इंश्योरेंस चार्जेस लगेंगे, बीएफ चार्जेस लगेंगे, लोकल फ्रेट, लोकल ट्रांसफर, और इसकी मैंने कुछ कॉस्ट बताई हुई है और कैटेगरी बताई हुई है। इससे बहुत सारे लोग तो फेमिलियर हैं कि फिक्स कॉस्ट, पीसेस, परसेंटेज, ठीक है? लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया कॉलम ऐड किया है या फिर इसकी बेसिस ऐड करी है अपॉर्चमेंट के नाम से। इसमें क्या होता है कि आपको बता रहा है कि ये जैसे 200 की कॉस्ट है, तो ये 200 के वेट मेरे पास 40 था, तो ये 200 जो कॉस्ट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 60-40 के परसेंटेज पे ऑन द बेसिस ऑफ वेट। इसी तरीके से इसके डिफरेंट क्वांटिटी परसेंटेज के बेसिस बताए हुए हैं। द नेक्स्ट थिंग जो कि हमें सेटअप करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे पास ट्रैकिंग कंट्रोल सेंटर होता है, जिसके थ्रू आप ये देख रहे होते हैं कि मेरे पास कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे अपडेट करवानी है और मैं अच्छा, अब बेसिकली ये आपने 2 सेटअप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो जो आपने करने पड़ेंगे। आपको अपने लैंडेड कॉस्ट की अगर ट्रैकिंग चाहिए, तो आपको ट्रैकिंग कंट्रोल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऑटो चार्जेस के थ्रू भी चला सकते हैं। सो लेट्स गो टू द सिनेरियो। लाइक मैं यहाँ पे 2 सिनेरियो अभी कवर करने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा कि एक तो गुड्स इन ट्रांजिट का सिनेरियो है और एक विदाउट गुड्स इन ट्रांजिट का सिनेरियो है। गुड्स इन ट्रांजिट के सिनेरियो में क्या होता है नॉर्मली कि आप रिसीव जीआरएन नहीं बनाते हैं, आप डायरेक्ट इनवॉइस करते हैं, तो आपका जो गुड्स है वो आपके गुड्स इन ट्रांजिट का पार्ट बन जाता है। और अगर आप क्या कहते हैं जीआरएन के थ्रू न्यू यहाँ पे एक और जो मेन सेटअप है, वो जैसे आप इसमें लैंडेड कॉस्ट को इनेबल करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको अब अगर गुड्स इन ट्रांजिट का सिनेरियो है, ठीक है? गुड्स इन ट्रांजिट में आपने एक टाइप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी है गुड्स इन ट्रांजिट की, ठीक करना पड़ेगा। और एक और माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहते हैं पोस्टिंग अकाउंट है जो आइटम ग्रुप का में जाके आपको एक जीएल अकाउंट भी पार करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको आइटम ग्रुप भी दिखाता हूँ। अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 आइटम लिए, मैंने कहा कि आईफ़ोन IP00, ठीक है? और एक और मैंने आइटम लिया IP-002। मैंने 100 क्वांटिटी बोली, ठीक है? अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपने एक जीएल अकाउंट भी बताना पड़ता है, जो कि पार्किंग अकाउंट होता है, जहाँ पे जब आप गुड्स इन ट्रांजिट आएगा तो वो हिट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे आइटम ग्रुप के में एक और क्या कहते हैं अकाउंट मैपिंग दी है,
जो कि आप को डिफाइन करना लाज़मी है। आई थिंक देयर इज़ सम इश्यू। इसकी जब आप आइटम परचेज़ ऑर्डर क्रिएट कर लें, तो सेकंड स्टेप इज़ टू कन्फर्म योर पीओ। ओके, अब ये मेरे पास एक पीओ है जो कि मैंने इंपोर्ट करना है एक्मे ऑफिस अप्लाई से, ठीक है? अब इसके अगेंस्ट मैं क्या क्रिएट करूँगा, मैं बेसिकली वॉइस क्रिएट करूँगा। वॉइस बेसिकली क्या है कि मेरा डेस्टिनेशन है जिसमें मैं बताऊँगा हो रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे मैंने अपना वेसल सेलेक्ट किया, मैंने कहा कि ये वेसल इस तरीके से आ रहा है और शिपिंग कंपनी बताई कि डीएचएल के थ्रू ये मेरे पास वॉयज आ रहा है, ठीक है? और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है जो कि बेसिकली जर्नी टेम्पलेट का पार्ट होता है। लेट मी गो टू अगेन। आईफ़ोन वेसल सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे अपनी जर्नी टेम्पलेट बताई कि कौन सी जर्नी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है क्योंकि मेरी जो कॉस्टिंग है, मैं भी आपको जो उससे कॉस्टिंग का सेटअप दिखाऊँगा वो बेसिकली मेरे एक पोर्ट के ऊपर मैंने फिक्स करवाई हुई है, उसके ऊपर चल रही है ये, ठीक है? तो इसलिए मुझे जर्नी टेम्पलेट सेलेक्ट करना लाज़मी है और फिर मैंने यहाँ पे अपना शिपिंग कंपनी बताई। यहाँ पे मैंने अपना पीओ सेलेक्ट किया कि क किस पीओ के अगेंस्ट मैं बना रहा हूँ। इस देन आई गो टू व्यू स्टेजिंग लिस्ट। यहाँ पे मेरे पास 2 लाइन आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ यही 2 लाइन मेरे क्या कहते हैं वॉइस का पार्ट बने, इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अदरवाइज़ मैं मल्टीपल वेंडर भी एक वॉइस के अगेंस्ट ऐड कर सकता हूँ। देन आई आल्सो क्रिएट कंटेनर। अब यहाँ पे कंटेनर जो आप बना रहे हैं ये आप प्री डिफाइन भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं मैनुअली भी कुछ आप बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई प्री डिफाइन नहीं, अपनी रन टाइम पे मैंने कोई वैल्यू डिफाइन करी। तो यहाँ पे ये कोई वैलिडेशन नहीं है कि आपको प्री डिफाइन करेंगे तो आएगी, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। पे मैंने यहाँ पे एक जर्नी टेम्पलेट अपना शिपिंग कंटेनर लिया और इसको एक ओके जैसे एक ओके किया तो एक कंटेनर मेरा क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक वॉइस रेडी हो गई है, सही है? अब इसको अगर मैं वॉइस की डिटेल देखूँ जाके, आईफ़ोन ये वाला जो मैंने अभी वॉइस बनाई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेरे पास 2 आइटम आ गए, ठीक है? अब मुझे इसकी कॉस्ट इंक्वायरी अगर मैं देखूँ, तो ये मुझे कॉस्ट इंक्वायरी बता रहा होगा कि कितनी कॉस्ट इसका पार्ट बन रही होगी और ये भी बता रहा है कि अभी इसमें एक चार्ज की कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसमें अभी मुझे कोई भी सेग्रीगेशन नहीं मिल रही और ये जो लोकल ट्रांस है इस पे अभी चार्ज नहीं आया। द रीज़न इज़ कि मैंने मेजरमेंट के ऊपर भी एक चार्ज लगाया हुआ जो कि यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे जाके मेजरमेंट के ऊपर एक चार्ज बताता हूँ। टोटल के मैंने कहा कि ये जो कंटेनर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 20 है और इसको मैंने डिवाइड करना है 12 12 पोर्शन इसका पार्ट है मेजरमेंट का और 8 पोर्शन इसका पार्ट है, ठीक है? अब सिस्टम क्या करेगा कॉस्ट बताई और इसका मेजरमेंट बताया तो इसमें क्या होगा कि इसके अगेंस्ट इसने चार्जेस कैलकुलेट कर लिए होंगे, ठीक है? 400। अब इसकी बेसिकली चार्जेस कैसे आ रहे हैं, उसको हम ज़रा थोड़ा-सा देख लेते हैं और हमारे पास एक ट्रैकिंग होता है। ट्रैकिंग कैसे बनती है हमारे पास यहाँ पे एक ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोड्स वगैरह आ गए हैं। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली ट्रैकिंग क्या होती है कि आपके लैग हैं, ठीक है? जैसे कि आपका पहला लैग है लोडिंग का, लोडिंग में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है? इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिलीवरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, आप अपने प्लानिंग फैक्टर ये चल कैसे रहे हैं।
अभी अगर मैंने यहाँ पे 600 बताए, यहाँ पे यार जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 आई है, कैलकुलेट किस बेसिस पे हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लैंडेड कॉस्ट के लिए, कि आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो ऑटो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है। तो अगर मैं आपको सेटअप बताऊं यहाँ पे, तो मैंने ये बताया कि किसी भी कॉज बताइए, आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप या एक स्पेसिफिक या क्या कहते हैं ऑल के लिए भी आप अपने बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई मॉडल डिलीवरी भी ले सकते हैं, आप कोई पोर्ट टू पोर्ट अपने चार्जेस बताने हैं वो भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इस कॉस्ट की बात करें, BAF, ठीक है, BAF जो टाइप है वो मैंने बताई कि 3 रुपए पर पीस लगेगा, ठीक है। अब ये 3 रुपए जो पर पीस लग रहा है, टोटल मैंने क्वांटिटी मंगाई है 200, ठीक है। 100 पहली आइटम के लिए, दूसरे आइटम के लिए 200, तो टोटल क्वांटिटी मेरी 200 है। 200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बता क्वांटिटी है, लेकिन ये बता रहा है ये क्वांटिटी तोड़े क्या कहते हैं ब्रेकअप है, लेकिन अप्लाई क्या हो रहा है, 5% अप्लाई हो रहा है, 5% ऑफ टोटल क्या कहते हैं BF के अगेंस्ट, ठीक है। अब BF जो मेरा टोटल चार्ज था वो 600 बना, ठीक है। अब अगर मैं 600 के 5% निकालता हूँ, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो मेरे पास 30 कॉस्ट बन रही है, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंट बनाई ने दिया हुआ है कि अगर आप परसेंटेज बना रहे हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये परसेंटेज किस चार्जेस की डिपेंडेंट है। अगर मेरे पास BF की अमाउंट 1000 आती है तो 5% के हिसाब से मेरे पास 50 रुपये मेरे इसका चार्ज लग सकता है। अच्छा, मजीद इसमें फ्रेट जो है, फ्रेट का चार्जेस 2000, ये भी तकरीबन परसेंटेज पर है, लेकिन ये किसी भी डिपेंडेंट परसेंटेज पे नहीं है। ये ओवरऑल आपकी जो नेट अमाउंट है परचेस ऑर्डर की, उसकी 10% अप्लाई करके इसने कॉस्ट बनाई है। इसी तरीके से फ्यूल है, फ्यूल आई गेस ये फिक्स चार्जेस होगा। फ्यूल तकरीबन पीसेस पर है, तो ये भी तकरीबन 200 पीस मंगाए, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 200, 2000 कुछ ऐसा मेजरमेंट। इसमें क्या है कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे अपने वॉइस के ऊपर ये मैंने बताई टोटल इसका मेजरमेंट क्या था, ठीक है। 20 मैंने टोटल मेजरमेंट बताया, तो इसने क्या किया कि 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो मेजरमेंट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, और रेट मैंने बताया हुआ 20, तो टोटल रेट क्या हो गया मेरा 400, मेरे पास कॉस्ट आई है वॉइस में, सही है। अच्छा, ये मेरी चार्जेस तो बन गई, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, अब इस डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हमारी लैंडेड कॉस्ट सपोर्ट कर रही है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेट बेस करनी है। वेट बेस कहाँ पे, वेट कहाँ से डिटेक्ट करता है कि आइटम मास्टर के ऊपर, अगर ये मैंने आइटम खोलूं, अगर अब यहाँ पे मैंने फिजिकल डायमेंशन बताई हुई है और इसका वेट बताया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि इसका ग्रॉस वेट देखेगा और दूसरे आइटम का भी ग्रॉस वेट देखेगा, ठीक है। और दोनों के पोर्शन निकालेगा कि कितना पोर्शन मुझे आपका फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल चार्ज था वो 600 था, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 600 चार्ज की अगेंस्ट ऑफ लाइन, वो उसकी डिपेंड कर रहा है वेट के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है। इसी तरीके से क्वांटिटी इज वेरी सिंपल, कि जितनी क्वांटिटी दोनों की आ रही है उस पर डिवाइड करते हैं। परसेंटेज भी इसमें क्या है कि आपकी सिंपल आपकी लाइन की जो नेट अमाउंट है उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेजरमेंट है, मेजरमेंट आपकी टोटल रेट आपकी उस पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो हो रही है, जो मैंने लाइन के ऊपर मैंने इसका पोर्शन बताया कि 8 मेजरमेंट इस लाइन से बिलोंग करती है और 12 मेजरमेंट इस लाइन से बिलोंग करती है। तो वो फिर क्या करेगा, जो 200 का जो चार्ज बनाए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो मैंने परसेंटेज यहाँ पे बताई है। तो ये इसके कुछ सेटअप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब वॉइस क्रिएट कर लें, ठीक है, तो वॉइस क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना होता है, अगर आप नॉर्मली सिनेरियो चला रहे हैं कि मेरे पास गुड्स इन ट्रांजिट नहीं जाएगा, पहले मेरे पास क्या आएगा कि इन्वेंट्री आएगी, मैं रिसीव करूंगा, और क्या कहते हैं फिर मैं शुएब, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मे बी आपका इंटरनेट इश्यू है। हेलो। ओके, सॉरी फॉर कनेक्टिविटी इशू। सो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। बेसिकली मैं अभी क्या किया है कि मैंने एक वॉइस क्रिएट करी, उस वॉइस के अगेंस्ट जीआरएन करी है, ठीक है। जीआरएन करने के ऊपर मेरे पास जो कॉस्ट है, अगर मैं इसकी कॉस्ट को जाके देखूँ वॉइस पे जाके, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा कि इसकी कॉस्टिंग मिल जाएगी कि मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके वॉइस कॉस्ट दिखाऊं और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसकी कैलकुलेट है वो जीआरएन के ऊपर इसने अप्लाई कर दी है। लेकिन बाज़-औक़ात होता क्या है कि जो आपकी कॉस्ट होती है वो आपकी वैरी कर रही होती है जब आपके पास एक्चुअल बिल आता है, ठीक है? अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि ये बड़ा चैलेंज था कि आपकी जब एक्चुअल बिल आता है तो उस एक्चुअल बिल के अगेंस्ट एडजस्टमेंट पार्क कैसे करें? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सिंपलाइज़ किया है कि पहले वो एक एडजस्टमेंट जनरल वाउचर गिराता है इन कॉस्टिंग क्लोजिंग फॉर्म में। अब जब आप एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट करते हैं, तो वो फिर एक्चुअल इनवॉइस के अगेंस्ट की एडजस्टमेंट भी पार्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मेरे पास एक आइटम जो मैंने प्रोक्योर किया, इसकी जो मेरे पास अगर मैं कॉस्ट चेक करूँ, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है 127.89, ठीक है? ये ऑन द बेसिस के जो उसने कॉस्ट कैलकुलेट करी है। और अगर मैं इसको मज़ीद ट्रांज़ैक्शंस की देखूँ और कॉस्ट एंट्री चेक करूँ, तो ये मुझे बताएगा, डिटेल दे देगा कि मेरे पास कॉस्ट एंट्रीज़ कितनी कैसे आई है ये। वाचर इसने ये बताया कि यहाँ पे जो आपके पास टोटल कॉस्ट है अलोंग आपकी जो परचेज प्राइस है उसके साथ वो 25230 बन रही है, ठीक है। लेकिन आपकी जो चार्जेस है वो चेंज हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ एक्चुअल बिल जो आपको रिसीव होता है। अगेंस्ट अब मैं जैसे मैंने वॉइस बना ली है तो मैं इसकी फिर एक इन्वॉइसिंग भी करता हूँ। पोस्ट इनवॉइस। अच्छा, यहाँ पे मैं वॉइस की स्क्रीन पे ही खड़े होके ये अपने जीआरएन को रिसीव भी कर सकता हूँ, जीआरएन की इनवॉइसिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहीं से इसको डायरेक्ट इनवॉइस बना रहा हूँ, अपडेट स्टेटस, ठीक है। मेरे पास ये इन्वेंट्री बता दी मैंने कितनी आ रही है, इसको मैंने पोस्ट कर दी, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल सिनेरियो था इसमें क्या किया मैंने, एक कॉस्ट बिल्डअप करी थ्रू लैंडेड कॉस्ट मॉड्यूल। और क्योंकि पहले हम क्या करते थे, ऑटो चार्जेस जो अकाउंट पेबल या प्रोक्योरमेंट के मॉड्यूल में होते थे उसके अगेंस्ट करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि लैंडेड कॉस्ट के थ्रू आप अपने चार्जेस बिल्डअप कर सकते हैं। अब जब मेरे पास ये इनवॉइस आ गई तो मेरे पास जो इस आइटम की कॉस्ट है वो कुछ मुझे बता रहा होगा 12 पॉइंट समथिंग, जो कि मेरी एस्टिमेटेड के ऊपर बेस कर रही होगी। लेकिन मेरे पास एक्चुअल बिल जो मैंने बताया कि डिफर आ सकता है, तो उसके बेस में क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक क्या कहते हैं एक एडजस्टमेंट जनरल भी पार्क करेगा ताकि उसकी कॉस्ट को उसी वक्त सेटल कर सकें। अभी जैसे यहाँ पे कॉस्ट आ रही है 124.41, ठीक है। ये मैंने जो रिसीविंग की है ये वॉइस रिसीविंग 0015 की है, जिसके अगेंस्ट मैंने जो टोटल कॉस्ट पे करी है वो अराउंड कॉस्ट इंक्वायरी से मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ये मैंने टोटल कॉस्ट ब्रेक करी है, ठीक है। इसका मैं लाइन वाइज ब्रेकअप आपको पहले इस प्रोसेस के बाद मैं समझाता हूँ कि लाइन वाइज ब्रेकअप कैसे हुआ है, ठीक है। जब आपके पास ये कॉस्ट आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं फिर जो शिपिंग वेंडर है, शिपिंग वेंडर आपको कोई फ्रेट बिल बेचता है जिसके जो कि वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो लेबर लगनी थी या ट्रांसपोर्ट फीस लगनी थी एस्टिमेटेड के वक्त 200 लगनी थी, ठीक है, बट एक्चुअल जो बिल आया आपका 300 या 400 आया, ठीक है। तो उसकी एडजस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस पार्किंग पार्क करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इनवॉइस जनरल, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनवॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी अपने जो मेरा वेंडर है, मेरा थर्ड पार्टी वेंडर जो मेरा था डीएचएल उसके अगेंस्ट। यहाँ पे मैंने अपना वेंडर सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहले देखा कि टोटल कॉस्ट कितनी है 600। अगर मैं इसको समराइज कर दूं टोटल कॉस्ट, मैं कहता हूँ कि टोटल कॉस्ट मेरी है, तो चार्जेस मैंने लगाए
टोटल कॉस्ट जो मेरी पड़ी वो 5230 पड़ी, लेकिन जब मेरे पास एक्चुअल बिल आ रहा है वो 5230 के बदले मेरे पास एक्चुअल बिल अराउंड 5500 का आ रहा है, ठीक है, 5500 का अगर मेरे पास बिल आता है। मैं इनवॉइस इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसकी कुछ कॉस्ट बता दी कि इसकी कॉस्ट चेंज है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे बता दी तो ये पूछता है कि ठीक है, अब ये जो आप वॉइस कॉस्ट बना रहे हैं वो किस वॉइस के अगेंस्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक वॉइस के अगेंस्ट आप मल्टीपल कॉस्ट भी डाल सकते हैं, ये सेटअप पैरामीटर के थ्रू कंट्रोल होता है। फंक्शन में जाएं, सिलेक्ट वॉइस, और यहाँ पे कॉस्ट एरिया बता सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है वो वॉइस के ऊपर बिल्डअप हुई है, शिपिंग कंटेनर के ऊपर बिल्डअप हुई है, फोलियो के ऊपर बिल्डअप हो रही है, परचेस ऑर्डर पे, या आइटम या ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने वॉइस पे दिया। Sorry, Chip, can you share your screen again? We cannot able to see your screen. ओके, Just share your screen one more time. इज इट विजिबल नाउ? Yes, it's visible now. Now you can share the D365 screen. So I have already shared. It is visibly. Yes, it is visible. And can you please just recall all the session because there was voice breakups. So just stop here, and if it is possible for you, just recall all the previous. Yep. Thank you. ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली मैंने सबसे पहले ना इसमें कॉस्ट का ना एक सेटअप बताया, ठीक है। ऑटो कॉस्ट में अब आई एम नॉट श्योर कि कितनी आपने रिकॉर्डिंग मेरी ब्रेक हुई है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि जो मेन सेटअप्स में थी हमने इसमें कॉस्टिंग की बात करी, ठीक है, कि ये जो कॉस्ट बिल्डअप हो रही है वो कॉस्ट बिल्डअप हुई है थ्रू माई ऑटो कॉस्ट चार्जेस सेटअप्स के अगेंस्ट, जिसपे मैंने बताया कि कौन कौन से मेरे चार्जेस लगेंगे इस जर्नी के अगेंस्ट। उसकी बेसिस क्या होंगी कि फिक्स कॉस्ट होगी, पीसीस पे होगी, परसेंटेज पे होगी, या परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपको ये भी बताता है कि आप अपनी डिपेंडेंट चार्ज बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है बीएफ के अगेंस्ट 5% लगा दो, यानी कि अब जो भी बीएफ के ऊपर कॉस्ट बन रही होगी उसका 5%। Amar, your voice is coming here. Hello, Amar, your voice is coming here. हेलो अमर, हेलो। Yes, Shoaib, हम आपको सुन सकते हैं। आप या आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इशू अगेन। Yep, I think this is due to the internet. That's fine. अगर ओके, आप इस वक्त मेरे ख्याल में बेहतरीन ये होगा कि आप एक लैंडेड कॉस्ट का पूरा सिनेरियो एक रिपीट कर दें, क्योंकि बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हुई है शुरू से आखिर तक, तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ, अगर आप आए तो बताइएगा, ठीक है। Yep. आई थिंक ओके, सो am I right? Is it visible? Yes, can be Okay. visible now.
ओके, आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू चल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि कितना आप लोगों ने कवर अप किया है इसमें, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ वॉक थ्रू अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। लाइक लैंडेड कॉस्ट में हम लोग की जो मेन चीज़ है उसमें हमने 3-4 सेटअप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहला सेटअप जिसमें हमने करना होता है, एक फीचर मैनेजमेंट में जाके लैंडेड कॉस्ट को हम इनेबल करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, एक लैंडेड कॉस्ट का मॉड्यूल इनेबल हो जाता है, जिसके थ्रू आपके पास 3-4 सेटअप्स और होते हैं। जैसे कि वेंडर के ऊपर आप अगर जाएं तो वेंडर के ऊपर मिसलिनियस टैब में एक टैब ओपन होता है दैट इज कॉल्ड वेंडर टाइप, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिपिंग वेंडर या फिर आपका एजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आइटम ग्रुप में एक क्या कहते हैं अकाउंट आता है, जिसमें आप अपना पार्किंग अकाउंट फॉर गुड्स इन ट्रांजिट के लिए देते हैं। और फिर तीसरा जो सेटअप होता है वो नॉर्मली आपको लैंडेड कॉस्ट के अंदर चार्जेस का सेटअप करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी एक कॉस्ट बनाई थी, ठीक है, और मैंने इसमें एक सिनेरियो चलाया जिसमें मैंने एक परचेस ऑर्डर बनाया, उस परचेस ऑर्डर को रिसीव किया, ठीक है, और थ्रू वॉइज, ठीक है। वॉइज क्या होता है, बेसिकली एक आपका डेस्टिनेशन है जो कि लॉन्ग डेस्टिनेशन, जो कि पोर्ट से निकल के आपकी जो लैंडेड जो आपका वेयर हाउस है वहां तक आता है, ठीक है। एक वॉइज में आपके पास मल्टीपल कंटेनर भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंपल एक कंटेनर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज के जब मेरे पास वॉइस क्रिएट कर ली तो मैंने उसमें कुछ कॉस्ट बिल्डअप करी जो कि डिपेंड करती थी मेरे ऑटो कॉस्ट सेटअप्स के ऊपर। अगर मैं आपको स्क्रीन में फिर से दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास ये टोटल कॉस्ट इंक्वायरी है जो कि मुझे बता रहा है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरी क्या बन रही है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है कि जब मैं रिसीविंग कर रहा होता हूँ या इनवॉइस कर रहा होता हूँ तो उस वक्त तो मेरे ये आइटम कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, लेकिन जब मैं वेंडर की यानी शिपिंग वेंडर की अपनी एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट करता हूँ तो ये फिर ऑटो एडजस्टमेंट भी पड़ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक परचेस ऑर्डर रिसीव किया, उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लगे, ठीक है। उस चार्जेस के अगेंस्ट मेरे पास जो जैसे रिसीविंग पे और इनवॉइस के ऊपर मुझे एक कॉस्ट मिल गई 124.41। वो क्यों मिली, क्योंकि मेरे पास उसकी जो अमाउंट थी, एक तो परचेस प्राइस थी और टोटल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, और जो टोटल चार्जेस मैंने बताया शिपिंग के अगेंस्ट वो 5230 है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, वो एक्चुअल बिल चेंज भी हो सकता है। वो 6000 भी हो सकता है, 6000 क्या कहते हैं रुपीज भी हो सकता है, लेकिन वो जब आपके पास शिपिंग वेंडर आपको एक्चुअल इनवॉइस भेज रहा हो, उसके एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, आपने जैसे ही आपने इनवॉइस कर ली, ठीक है, पहले आपने परचेस ऑर्डर बनाया, उसकी वॉइस बनाई, वॉइस के अगेंस्ट या तो आप डायरेक्ट इनवॉइस भी कर सकते हैं या जीएन के बाद भी इनवॉइस करते हैं। अगर आपका इन ट्रांजिट का सिनेरियो हो तो आप पहले इनवॉइस करेंगे, उसके बाद आप जीएन रिसीव करेंगे, और अगर आपका इन ट्रांजिट का सिनेरियो नहीं है तो आप जीएन करके इनवॉइस करें, ठीक है। इनवॉइस करने के बाद क्या कर सकते हैं कि आपके पास शिपिंग जो वेंडर है वो आपको बिल भेजता है, वो एक्चुअल बिल भेजता है जो कि आपकी एस्टिमेटेड चार्जेस से डेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो टोटल चार्जेस बने थे वो बने थे 5230, लेकिन जो मैं एक्चुअल बिलिंग बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं 6000 की बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको बनाने के लिए क्या किया, मैंने इनवॉइस जनरल क्रिएट किया और अपने शिपिंग वेंडर को सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे फंक्शन पे जाके मैंने वॉइस सिलेक्ट की, तो मुझे बता रहा है कि ये जो आपकी कॉस्ट बिल्डअप हुई है वो किस एरिया से बिलोंग करती है। कॉस्ट एरिया आपका शिपिंग कंटेनर भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है, फोलियो भी हो सकता है, परचेस ऑर्डर और या आइटम भी हो सकता है। मैंने जैसे अभी वॉइस के अगेंस्ट सिर्फ कॉस्ट बिल्ड की है तो मैं वॉइस ले रहा हूँ, और यहाँ पे अपना वॉइस नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 15 था, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इसकी कॉस्ट का एरिया सेलेक्ट करके वॉइस सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे सारी वो बता देगा कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या बनी थी, ठीक है, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या डालनी है आपने बताएं। मैंने जैसे कहा कि 6000 मेरे पास एक्चुअल है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में करनी है, तो मैंने इसमें कहा कि ये 200 चार्ज नहीं था, ये एक्चुअल चार्ज जो मेरा आया है वो समथिंग अराउंड 250 या 300 हो सकता है, तो मैंने इसको 300 कह दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी चार्जेस की एलोकेशन करते रहूंगा, आप यहाँ पे नोट करें कि इसकी माइनस होते रहेगा और ये टोटल बता रहा होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी चार्जेस की वैल्यू चेंज करी, और मुझे इसको इक्वल टू करना है इसकी जीरो, रिमेनिंग जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिमेनिंग जीरो तक इसकी एडजस्टमेंट डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ये भी तकरीबन 1050 है, ठीक है, और इसमें कोई मैंने चार्ज नहीं बताई, ठीक है। तो ये सारी चार्ज मेरे एलोकेट हो गए, और इसमें आप देखिए इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1020 तो कर देते हैं, इसको 500 कर देते हैं, और जो इसकी रिमेन चार्ज है इसको 50 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, और जो रिमेन रह गया वो 1003 रह गया। तो इसको भी मैं किसी इसका पार्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं सारा कॉस्ट का पार्ट इस पे बना देता हूँ 1530, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट थी मेरी वो मैंने इसके एक्चुअल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करी,
तो सिस्टम क्या करेगा, एक ऑटो जनरेटेड लाइन कर देगा। यहाँ पे जो इसने जीएल अकाउंट निकाला है, यूज किया है, वो बेसिकली कौन सा अकाउंट है, ये मेरा जो चार्जेस के ऊपर मैंने अकाउंट लगाया वो उसके अगेन ऑफसेट कर रहा है। हो क्या रहा है कि आपने जब कॉस्ट ले ली, ठीक है, आपका जो अकाउंट था, जो आपने चार्जेस अकाउंट पार्किंग अकाउंट था, वो क्रेडिट हो गया जब आपने रिसीव किया, ठीक है, या इनवॉइस किया। अब वो क्या हो रहा है, पार्किंग अकाउंट को डेबिट करके उसको जीरो मार्क करेगा, उसकी एक्चुअल कॉस्ट बिल्डअप कर देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसकी कॉस्ट बनाई, तो मैं सिंपल इसको मैं पोस्ट करता हूँ और इसका कॉस्ट इंपैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि आइटम के ऊपर कैसे आएगा। सॉरी, इनवॉइस, मैं यहाँ पे वेंडर यूजर ले लेता हूँ, उसके बाद इसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जनरल मेरा पोस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट थी वो इस आइटम की 124.41 थी। अब मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी कॉस्ट चेंज हो गई एट द टाइम ऑफ इनवॉइस पोस्टिंग, ठीक है। इसने करा किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग और एडजस्टमेंट वाली इंजन को यूज करके इसके अगेंस्ट फॉरन एक एडजस्टमेंट वॉचर गिरा देता है, ठीक है। इसको आप अगर जाते हैं इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट में, यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग की स्क्रीन दिखाऊं आपको, क्लोजिंग एडजस्टमेंट की, इसने दो वॉचर गिराए होंगे, ठीक है। एक तो गिराया कि एडजस्टमेंट वॉचर, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई कि इसने एडजस्टमेंट किस तरीके से कर रहा है। और मैं इसकी अगर डिटेल चेक करूं तो इसने मुझे चार्जेस के अगेंस्ट डिटेल बता दी कि कौन सी कॉस्ट क्या क्या चार्ज को सेटल करी। ये 300 नहीं था, 325 था। तो इस तरीके से इसने सारी पार्किंग करके एक्चुअल कॉस्ट बना दी, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो था जिसमें आपने क्या किया कि रिसीविंग करी और आपने रिसीविंग के बाद इनवॉइस करी, इनवॉइस के बाद आपने अपनी जो शिपिंग वेंडर थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट डाली, जिससे आपकी आइटम की कॉस्ट अपडेट हो गई जो आपकी एक्चुअल बिल के मुताबिक थी। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, एक गुड्स इन ट्रांजिट का होता है। गुड्स इन ट्रांजिट में क्या होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री रिसीव नहीं करते वेयर हाउस में, वो आप इन ट्रांजिट रहती है जब तक तो आप एक्चुअल रिसीव ना कर लें। उसके लिए आपको जब भी आप पीओ बनाएं तो उसके लिए एक मेन सेटअप होता है जिसको हम कहते हैं अपना डिलीवरी टर्म्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक मैं सिर्फ इन ट्रांजिट का सिनेरियो किस तरीके से चलता है उसका मैं प्रीवियस दिखाता हूँ। मैं एक और एक पीओ बनाता हूँ इन ट्रांजिट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने वेयर हाउस लिया है वो 11 लिया है क्योंकि 11 के अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने एक और टाइप बना दिए। पहले नॉर्मली 3 टाइप होती थी, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता था कि आपका क्वारंटाइन है, ट्रांजिट है। अब ये नई टाइप माइक्रोसॉफ्ट ने बना दी है, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट और अंडर, ठीक है। जब आप गुड्स इन ट्रांजिट का सिनेरियो चलाएं तो एक वेयर हाउस लाजमी एसोसिएट होना चाहिए गुड्स इन ट्रांजिट का, जो कि मैंने यहाँ पे 11 GIT को यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है, जो 11 वेयर हाउस से मार्क हुआ हुआ है। अब अगर मैं इसके अगेंस्ट एक आइटम परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक आइटम होमो पॉलीमर के नाम से, ठीक है, इसकी कुछ क्वांटिटीज बता देता हूँ। 100 kg मंगा रहा हूँ। अच्छा, आपको गुड्स इन ट्रांजिट के लिए लाजमी है कि आपकी जो डिलीवरी टर्म्स है, ठीक है, डिलीवरी टर्म्स उसके अटैच होनी चाहिए ऑर्डर के साथ। और डिलीवरी टर्म्स में गुड्स इन ट्रांजिट का चेक इनेबल होना चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे मैं CFR को यूज कर रहा हूँ, CFR में मैंने गुड्स इन ट्रांजिट मैनेजमेंट को इनेबल किया हुआ। अगर आपने कोई ऐसा डिलीवरी टर्म यूज किया जिसमें गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, ठीक है, तो वो फिर गुड्स इन ट्रांजिट का सिनेरियो बनेगा नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप गुड्स इन ट्रांजिट का सिनेरियो चला रहे हो तो उसमें 3-वे मैचिंग को क्लोज कर दें, क्योंकि 3-वे मैचिंग गुड्स इन ट्रांजिट को सपोर्ट नहीं करती। तो आपने गुड्स इन ट्रांजिट को अपने पैरामीटर से बंद करना होगा, ठीक है। इसको मैं फिर से कंफर्म करता हूँ। इसके अगेंस्ट में क्या करूंगा, मैं एक और वॉइस बनाऊंगा, उस वॉइस को मैं इनवॉइस करूंगा, रिसीव नहीं करूंगा। वॉइस को इनवॉइस करने पे क्या होगा कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो मेरी गुड्स इन ट्रांजिट का पार्ट बनेगी, मेरे क्या कहते हैं उसका एक्चुअल वेयर का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। मैं एक और वॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। शुएब, अगर थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, अगर आप जरा इसको एक्सप्लेन कर सकें, और हमारे पास 2 या 3 मिनट है। बस मैं 2 या 3 मिनट में खत्म कर दूंगा, ये नो इशू, चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये मैं जैसी इन्वेंट्री बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने वेंडर सेलेक्ट किया। ओके, सो मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक वॉइस क्रिएट करी वेयर हाउस के अगेंस्ट, व्यू लिस्टिंग की, इसको शिपिंग का पार्ट बना दिया,
अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट सिनेरियो मैं करने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है कि मैं इसको गुड्स इन ट्रांजिट में लेके जाऊंगा, डायरेक्ट मैं इसको रिसीव नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इनवॉइस करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ज डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज है वो आप वॉइस कॉस्ट में जाके अगर कोई चार्ज आपको लगता है कि एस्टिमेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, तो वो उसको आप क्या कहते हैं ब्लैंक भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चार्जेस में कुछ भी अगर नहीं चाहिए तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक मेजरमेंट वैल्यू बता दूं ताकि ये इनवॉइसिंग हो जाए सही से। अच्छा, अब इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपका इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ। मैं जीआरएन नहीं बना रहा। जीआरएन क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे इसको गुड्स इन ट्रांजिट के सिनेरियो में लेके आना है। इनवॉइस डेट मैंने बता दी, अपडेट मैच स्टेटस। अच्छा, आपको इसका ख्याल रखना है कि अगर आप गुड्स इन ट्रांजिट चला रहे हैं तो टू वे मैचिंग या थर्ड वे थ्री वे मैचिंग को आपको क्लोज करना पड़ेगा, टू वे मैचिंग पे ही चलेगा ये गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री मेरी गुड्स इन ट्रांजिट में आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाऊं वेयर हाउस लेवल पे क्या हो सकता है, तो आप इस वेयर हाउस पे जाते हैं, आइटम के ऊपर अगर मैं इसकी इंक्वायरी चेक करूं ऑन हैंड की, मैनेज इन्वेंट्री ऑन हैंड, तो ये मेरे पास एक्चुअल वेयर हाउस में रिसीव नहीं हुआ, ये एक्चुअली 11 जीआईटी में चला गया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एक्चुअल वेयर हाउस में रिसीव करना है तो मैं यहाँ पे वॉइस में जाके रिसीव गुड्स इन ट्रांजिट पे जाऊंगा और इधर बताऊंगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी एक्चुअल रिसीव करनी है। आप इसको पार्शियल भी कर सकते हैं और अपना क्या कहते हैं ऑल क्वांटिटी एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट सिनेरियो। ऑलराइट, सो हमारा आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया है सेशन का, तो नहीं, थैंक यू शुएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आखिर में आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया और पूरा सिनेरियोस को भरपूर तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया उर्दू हिंदी बूट कैंप 2021 में आने का और ये प्रेजेंट करने का। वी रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। थैंक यू। थैंक यू उमर, टेक केयर।